दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग संसद के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को जानेंगे और सभी के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर संसद की बात किया जाए तो संसद जो बनती है वो राष्ट्रपति, ध्यान रखें दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद की निर्माण होती है। और भारत में संसदीय प्रणाली है और भारत की सरकार भी संसदीय सरकार कहा जाता है। तो आज हम इसी संसद के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन, ध्यान रखें दोस्तों, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन को देखेंगे। और इससे जहाँ तक मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो फिर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं संसद के बारे में। इससे पूर्व सारे वीडियो आप तक पहुँचा, आपने देखा होगा, और अगर अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो दोस्तों हमारे यहाँ संविधान की बहुत सारी व्याख्या किया गया है, बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारे आर्टिकल लिया गया है किसी और देशों से, लेकिन यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था की बात किया जा रहा है। तो संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन का उद्भव ब्रिटेन से हुआ, इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसद की माँ, मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, मदर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है जो सैकड़ों वर्षों से ब्रिटेन में विकसित हुई। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर पर आधारित है, जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थित है। इसलिए वेस्टमिंस्टर का अर्थ है कि सरकार की स्वरूप संसदीय। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अधिकतम संख्या 550, पहले यही 552 होती थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जब एंग्लो भारतीय कह सकते हैं सदस्यों को नहीं बढ़ाया गया, तो उसकी अवधि को वहीं तक समाप्त कर दिया गया। तो अब अधिकतम संख्या 550 है, जिसमें से 530 राज्यों से चुनाव जीतकर आते हैं हमारे प्रतिनिधि, और 20 प्रतिनिधि केंद्रीय या केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो 530 में देखिए, 550 में संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम संख्या 552, ठीक है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य, केंद्रीय प्रदेशों से 20 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से एवं 13 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से है। ठीक है, यानी जो यूटी क्षेत्र से 20 होना चाहिए उसमें से अभी 13 ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया इसीलिए 6 वर्षों का, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, राज्यसभा कभी भी भंग होती नहीं है। तो संविधान के अनुच्छेद 83 का 3 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों की कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसलिए इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर रिटायर्ड, सेवानिवृत्त हो जाता है। कितना? ध्यान रखेंगे, 2 वर्षों में 1/3 सदस्य। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था?
तो राज्यसभा का गठन ध्यान रखें दोस्तों 1952 में हुआ था। तो सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ। प्रथम बार सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुई। वर्ष 1954 तक राज्यसभा एक राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो ध्यान रखेंगे संसद निर्धारित करता है। अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते को संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। इसका उल्लेख संविधान की दूसरी सूची में दिया गया है, दूसरी अनुसूची में दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भाग 5 अनुच्छेद 148 से 51 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या संघ एवं राज्यों के किसी अन्य प्राधिकार या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल को के समक्ष प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? तो वो है लोक लेखा समिति। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी करती है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है तथा इसका गठन 1921 में किया गया था। इसके कुल सदस्य 22 है, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा शामिल है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ठीक है, वो है आपका राज्यसभा। ध्यान रखें, राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा सदस्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव केवल राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किस सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ये है आपका स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति तथा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है, जिसके तहत सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाती है। इस प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो वो है आपका कैबिनेट सचिव। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री तीनों शामिल है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 75(1) का क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया, यानी कुल सदस्यों का 15% होता है। इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है?
तो ध्यान रखेंगे, संसद संबंधित बर्खास्त करना ये संबंधित नहीं है, बाकी आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना सब संसद से संबंधित है। तो बर्खास्त करना भारत के संसदीय शब्दावली से संबंधित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, इस उनके अधिवेशन का सत्रावसान करेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 117(1) के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें निम्न विषय सम्मिलित है: किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, लोप, परिहार या परिवर्तन एवं भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने, भारत की संचित निधि तथा आकस्मिक निधि पर किसी व्यय को भारित करना आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है? ध्यान रखेंगे, प्रकलन समिति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा सदस्यों से गठन होती है। प्रकलन समिति, ध्यान रखें, एक अस्थायी एवं सबसे बड़ा संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह समिति सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का गहन परीक्षण करती है तथा आवश्यक उपचारात्मक, आर्थिक उपाय एवं प्रशासनिक सुधारों से संबंधित सुझाव देती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल में कितने सदस्य होना चाहिए? तो अगर आप मुख्य विपक्षी दल बनना चाहते हैं या मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, ध्यान रखेंगे, 1/10वां भाग। इसी को लेकर पिछले बीजेपी सरकार द्वारा कांग्रेस को विपक्ष का नेता नहीं बनाने का बात चल रही थी, क्योंकि उनके पास 1/10 भाग भी सीट नहीं था। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वो सत्ता पक्ष की होती है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल होता है। विपक्ष का दर्जा उस पार्टी या दल को दिया जाता है जिसकी सदस्य संख्या उस सदन के 1/10 भाग के बराबर होना चाहिए। लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना आवश्यक है। तो ये इतना सीट भी कांग्रेस के पास नहीं था। 2014 से 19 के बीच में इसी में बात चल रही थी विपक्ष के नेता को लेकर। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। किसके द्वारा? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त बैठक अगर कभी बुलाना हो तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक पर विचार करने और मतदान करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? ध्यान रखेंगे, तो याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर संसद
कि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वर्ष 1967 से यह परंपरा रही कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दलों के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति का जुड़वां बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होता है। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कार्य करती है और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं का जांच करती है, जिनका उद्देश्य एक सुनिश्चित करना होता है कि धन उसी मद में खर्च हुआ है जिसके लिए प्रदान किया गया था। मोटा मोटी समझेंगे, जिस चीज़ के लिए धन दिया गया था उसी में खर्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? तो विशेषता ये है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद समूह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। खासकर ध्यान रखेंगे लोकसभा के प्रति सरकार की संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर संसदीय और अध्यक्ष व्यवस्था में विभाजित किया जाता है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान कार्यपालिका का नाममात्र अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखेंगे, यही वर्ड आप ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो अगर आपसे पूछे कभी भी कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, अगर उसमें राज्यसभा लोकसभा दिया रहे तो लोकसभा टिक करेंगे। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, उपसभापति उसे चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा यथाशीघ्र एज सुन एज में भी अपने किसी सदस्य को उपसभापति चुनेगा, और जब उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल गठन 1921 में हुई थी। 1925 में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष 1921 में फ्रेडरिक वाइट थे। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। ठीक है, संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ समिति कहते हैं। यह समिति दो प्रकार का होता है, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। इसका गठन किसी विशेष उद्देश्य पर विचार करने के लिए किया जाता है, तथा जांच समिति, इसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट घोटाला तथा बोफोर्स तोप आदि। जब इन समितियों का गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत कर देती है, तत्पश्चात इसे इसका अस्तित्व समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, ये आपका कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। तो कटौती प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। ये प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार की अनुदान की मांगों में कटौती के उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है: नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गतिपूर्ण कोरम क्या है? अपेक्षित गणपूर्ति क्या है?
ध्यान रखेंगे अपेक्षित जो गण पूर्ति है वो 1/10वां भाग है। ठीक है, 1/10वां भाग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका सही आंसर सी होगा। देखिए इधर लिखा होगा कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगी, अर्थात राज्यसभा में 25, लोकसभा में 55 होगी। यदि किसी भी सदन में अपेक्षित गणपूर्ति नहीं है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगित कर सकता है या अधिवेशन को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है? ध्यान रखें दोस्तों, राज्यसूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को दिया हुआ है अनुच्छेद 249 के तहत। तो संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्यसूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्यसूची की कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर विधि बना सकती है। इस विषय को लेकर राज्यसभा सर्वश्रेष्ठ है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताएं। तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाएं। ठीक है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम लोकसभा और विधानसभा है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है तथा यह केंद्र और राज्य दोनों पर समान रूप से लागू होती है। मंत्रिपरिषद केंद्र में लोकसभा के एवं राज्यों में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इन दोनों सदनों के कार्यकाल इनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति होते ही लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जाता है और राज्यसभा एवं विधान परिषद अस्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आवश्यक हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 बैठकें होती है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। भारत की संसदीय परंपरा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जो निम्नवत है: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? ध्यान रखेंगे, संसद की स्वीकृति बिना कोई भी सरकारी व्यय आप नहीं कर सकते हैं। भारत में संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है। विनियोग विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 114(1) में किया गया है। इनके अनुसार भारत की संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाता है। इसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगें तथा संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित होता है। करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? तो जितने भी निधि आता है वो है भारत की संचित निधि में रखा जाता है। भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। आकस्मिक निधि और राज्यों के लिए धन के आवंटन के अतिरिक्त भारत सरकार का राजस्व या उसके द्वारा लिए गए करों आदि से जो भी धन प्राप्त होगा उससे एक संचित निधि बनेगी, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा।
विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ध्यान रखेंगे जो कथन सत्य है वो ये है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और कौन सा विधेयक धन विधेयक है ये तय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित करने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशें सहित लोकसभा को लौटा देती है। लोकसभा राज्यसभा के किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अगला क्वेश्चन, संसदीय अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी अन्य राज्य के साथ संधि या करार अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या निकाय में किए गए किसी संधि या करार के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी विधि बना सकती है। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? ध्यान रखें ये किसी और देश नहीं, भारत का ही देन है। तो संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल ठीक 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। शून्यकाल को वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? ठीक है, नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे वो है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। तो संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत के संचित निधि पर भारित व्यय होगा राष्ट्रपति, यानी कौन कौन सा व्यय ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, जबकि भारत के प्रधानमंत्री वेतन भत्ते संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। इसमें 489 स्थानों के लिए चुनाव हुई। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर ध्यान रखेंगे नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और लोकसभा सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जिसके पश्चात स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाती है। ध्यान रखें दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का सिर्फ काम इतना है कि लोकसभा के सदस्यों को जिससे राष्ट्रपति ने शपथ नहीं दिलवाए हैं उस शपथ दिलवाने का काम है, और शपथ होने के बाद एक अपने में से किसी को एक को लोकसभा अध्यक्ष चुनता है। लोकसभा अध्यक्ष ध्यान रखेंगे सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी होते हैं। तो और जो ही लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है बस प्रोटेम स्पीकर का अपना पद समाप्त हो जाती है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी है? तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष आयु का होना अनिवार्य है। यदि वह संसद के निम्न सदन या लोकसभा के सदस्य बनता है, राज्यसभा या उच्च सदन का सदस्य बनने के लिए उसे कम से कम कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष होना अनिवार्य है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें स्थान आरक्षित है? ठीक है, तो कितने सीटें आरक्षित है? 20। आपने शुरू में देखा कि 20 सीटें तो है, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि ये 13 सीट ही का भी मतलब चुन के आ रहा है। तो इसमें कितना कितना कहाँ पर सीटें सब यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 20 सीटें में जम्मू कश्मीर में 5 सीटें, लद्दाख में 1 सीट, पुदुचेरी में 1 सीट, दिल्ली में 7 सीट, चंडीगढ़ में 1 सीट, लक्षद्वीप 1 सीट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 सीट, दादर नगर हवेली दमन दीव में 2 सीट निर्धारित है। सब मिलाकर 20 सीटें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे एक कथन दिया, उस पर विचार करना है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। ठीक है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करती है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखें, ये पूरी तरह गलत है। ठीक है, कि भारत का संविधान एक वर्ष में 2 सत्रों के लिए प्रावधान करती है, लेकिन अभी वर्तमान में 3 सत्र चल रहे, जो पहले आपने क्वेश्चन को देख चुके हैं। ठीक है, और तीसरा कहता है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो याद रखेंगे ये आपका सी नंबर यानी 1 और 3 सही है। ठीक है, कहता संविधान के अनुच्छेद 85(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर मिलने के लिए बुला सकता है जहां वह उचित समझे, लेकिन 6 महीने एक सत्र में अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। लोकसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाता है। संसद में एक वर्ष में मिलने वाले दिनों की न्यूनतम संख्या कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ठीक है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो कैसे की जा सकती है? तीनों तरीके से की जा सकती है, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन के द्वारा। ठीक है, तो कहता लोकसभा का स्थगन का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, जबकि लोकसभा के विघटन और सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। ठीक है, तो वह है आपकी 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। 5वीं लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष का था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई, जिससे पुनः 44वां संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, वो है आपका जीवी मावलंकर। ठीक है, 15 दिसंबर 1954 को लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध आचार्य जेवी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 अन्य लोकसभा सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, परंतु 18 दिसंबर 1954 को यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, ये आपका मीरा कुमार है, ध्यान रखेंगे। 15वीं लोकसभा अध्यक्ष थी। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है, और ये ध्यान रखें 2009 से 2014 के बीच में मीरा कुमार अध्यक्षता की लोकसभा का। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष हैं? ध्यान रखेंगे आपका P.A. संगमा। ठीक है, 1996 में P.A. संगमा भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष बने। इससे पूर्व 1995 में प्रथम केंद्रीय जनजाति मंत्री रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई वो है आपका नरगिस दत्त। ध्यान रखेंगे नरगिस दत्त प्रथम ऐसी प्रथम अभिनेत्री थी
जिन्हें राज्यसभा के नामांकित किया गया। इसका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा। राज्यसभा के लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में है, ध्यान रखेंगे वो आपका संविधान में संशोधन करने के विषय में। जितना लोकसभा के पास है उतना राज्यसभा के पास भी है। दिए गए विकल्पों में संविधान संशोधन के विषय पर लोकसभा व राज्यसभा के समान रूप से शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन संबंध में राज्यसभा प्रभावी है। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा ही प्रभावी होती है। कटौती प्रस्ताव पर भी लोकसभा को ही प्रभावशाली बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है, जिसका समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक है तथा राज्यसभा सुबह 11 से 12 2014 से पूर्व दिनों संसदों शून्यकाल 12 से 1 तक होता है। इस काल में अध्यक्ष सभापति अनुमति के पश्चात जनहित व लोक महत्व के विषयों पर संबंधित प्रश्न उठाए जाते हैं, अतः इस काल को प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक हो सकती है, तो वो आपका है साधारण विधेयक पर ध्यान रखेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसी साधारण विधेयक के विषय पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध होने पर संविधान की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। लोकसभा सदस्यों की संख्या राज्यसभा सदस्यों से अधिक होने के कारण प्राय लोकसभा इसमें अधिक प्रभावी रहती है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकती है, तो ध्यान रखेंगे संसदीय स्वीकृति के बाद। अत्यावश्यक और आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया। इस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, जिसे राष्ट्रपति संसदीय विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उपयोग कर सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है, तो कैसे मान लिया जाएगा? अगर आप 14 डेज तक कुछ नहीं करते हैं तो अनुच्छेद 109 के अंतर्गत किसी भी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा इस विधेयक को विशेष बहुमत उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों का 213 बहुमत से पारित कर राज्यसभा में प्रेषित करता है। राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 14 डेज तक रोक सकती है। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को 14 दिन के भीतर वापस न करने की स्थिति में स्वतः राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संबंध संघीय बजट से है, तो ध्यान रखेंगे इसमें कटौती प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से है। ठीक है, क्वेश्चन शायद ये रिपीट हो रहा है। तो कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से है, जबकि निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का संबंध संसद की कार्यवाही से है। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कैसे रखा जाता है, अतिरिक्त अनुदान के रूप में रखा जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अनुसार व्यय का अनुमान लोकसभा के समक्ष भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त अनुदान के अनुरोध के रूप में रखे जाते हैं। लोकसभा को इस अनुरोध का स्वीकार करने, अस्वीकार करने या कटौती के साथ स्वीकार करना आवश्यक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सूची को मिलाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन है और इसको यहाँ पर आप मिला लीजिए, उसको वहाँ मिलाने इसको मतलब नहीं, यहाँ पर देख लीजिए हो जाएगा। लोक लेखा समिति कैसे है, वित्तीय समिति है।
याचिका समिति कार्यकारी समिति है, स्टॉक बाजार स्कैम तदर्थ समिति है और विभागीय समितियां स्टैंडिंग समिति है। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होती है। ठीक है, और यहाँ पर सारे राज्यों का लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा का सदस्य दिया हुआ है। इसे आप जिस राज्य के बारे में जानना चाहते हैं इसको आप सही तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं रुकते हैं और कल हम चलते हैं और अगला टॉपिक होगा मंत्री परिषद। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।